बड़ी मुश्किल से तो अमजद के माँ बाप ने गांव में रहते हुए तालीम दिलवाई थी। उस दौर में तालीम हासिल करने का फायदा ये हुआ कि उसे शहर में कस्टम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई थी। वो तो बाबू बनकर शहर में ही बीवी बच्चों के साथ 2 साल हुए शिफ्ट हो गया। किराए का अच्छा खासा मकान था, बच्चे स्कूलों में दाखिल थे, गुजर बसर अच्छी तरह हो रही थी। इसी नौकरी में सबसे बड़ी कशिश तो ऊपर की आमदन में थी, जहां अक्सर बड़े बड़े कंटेनर से लेकर छोटी मोटी ट्रांजिट भी रोक ली जाती थी और फिर मुतल्लिका पार्टी रिश्वत देकर अपना माल क्लियर करवाती थी। अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। इस ऊपर के माल ही ने तो अमजद और उसके दोस्तों को काफी सुखी कर रखा था। हर रोज हजारों में रिश्वत मिलती, जिसे वो और उसके साथी आपस में रख लेते। जो पार्टियां माल ना दे सकती थीं, उनका जब्त शुदा माल भी तो ये सारे मिलकर बांट लेते थे। लेकिन एक बात थी, उन्हें हर माल का हिस्सा अपने से ऊपर वाले अफसरों को भी देना होता था, और ऊपर वाले सीनियर अफसरों की आमदन तो लाखों में थी, जिसे वो बिला शिरकत खुद ही हजम करते थे। एक कसक थी, एक हसरत थी अमजद को कि काश उसकी भी तरक्की हो जाए और वो भी ऊपर वाले ग्रेड के डिपार्टमेंट में सीनियर के साथ जगह पा सके। उसे यकीन था अगर ऐसा हो गया तो उसकी 5 उंगलियां घी में होंगी और वो बहुत जल्द इतने पैसे बना लेगा कि शहर में अपना प्लाट खरीदकर कोठी बना सके और साथ में अम्मा अब्बा को भी शहर बुलाकर अपने साथ ही रख लेगा। अगला दिन फिर वैसा ही था। दफ्तर में भी अमजद अपने सीनियर की काफी खुशामद करता रहता और साथ में तरक्की देने को भी कहता रहता, लेकिन उसकी खुशामद को बड़े अफसर नजरअंदाज ही करते रहे। वो दिल में कुढ़ता कि खुद ये लोग कितनी ऐश कर रहे हैं, लेकिन मेरी नहीं सुनते। काश के उसकी भी तरक्की हो जाए, वो भी ऊंचे ग्रेड का कस्टम ऑफिसर बन जाए। आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था कि आज उसके एक सीनियर अफसर ने उसे और उसके साथियों को अपने दफ्तर में बुलाया। सीनियर ने कहा कि इत्तला मिली है कि फलां इलाके में स्मगलर सरगर्म है। ये तस्वीरें देख लो, जहन में इनकी शक्लें बिठा लो। कल आप सब इस मोहल्ले में प्राइवेट कपड़ों में खुफिया तौर पर ड्यूटी दोगे। सारा दिन नजर रखनी है कि ये कहां आते हैं और जाते हैं। जिस घर में दाखिल होंगे उसका पता नोट कर ले, और कुछ नहीं करना। अमजद और उसके साथियों की मुख्तलिफ गलियों में अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई। जिसकी जहां ड्यूटी थी उसे वहीं सारा दिन उस गली में बहाने से गुजारना था और आने जाने वाले पर नजर रखना थी। अगले दिन फिर सख्त गर्मी में अमजद अपनी ड्यूटी वाली गली में पहुंचा और कोने पर मौजूद दुकान वाले के खोखे पर अखबार सामने रखकर बहाने से बैठ गया, जबकि उसकी नजरें गली में आने और जाने वालों पर थी। एक बार फिर उसने अपनी किस्मत को कोसने दिए कि कैसे टॉप ग्रेड वाले अफसर तो दफ्तरों में पंखों के नीचे बैठे थे और वो चूंकि निचले ग्रेड का मुलाजिम था तो उसे गर्मी में ख्वार होना पड़ रहा था। बस एक बार, सिर्फ एक बार तरक्की हो जाए, फिर मैं भी इन सब की तरह ही ऐश करूंगा। कोठी होगी, कार होगी, बहुत पैसा कमाऊंगा। या अल्लाह, एक बार तरक्की मिल जाए। उसने दिल में दुआ की। एक हसरत और ऊपर के माल की तमन्ना थी कि जो पूरी होने को ना आती थी। खुदा खुदा करके तपती दोपहर के बाद शाम हुई। दोबारा गलियों में लोगों की आमदोरफ्त फिर से शुरू हुई, लेकिन जिनकी तलाश में वो ड्यूटी दे रहा था उनमें से कोई नजर ना आया। जब टाइम खत्म हो गया तो उसने अब वापसी की राह लेने का सोचा। वो उठा और चलता हुआ गली के दूसरे सिरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक रेडी वाला ताजा गन्ने छीलकर अपने हाथ वाली मशीन से रस निकालता और साथ में बर्फ के टुकड़े डालकर गिलास भरकर बेच रहा था। कुछ लोग खरीद रहे थे। अमजद भी रुक गया, उसे भी बहुत प्यास लगी थी। उसने अपने लिए गन्ने के रस का गिलास खरीदकर जब पिया, वो बहुत ही मीठा और ठंडा था, जिसने गर्मी में अमजद को सुकून दिया। अब गन्ने का रस पी ही रहा था कि एक फकीर मैले कपड़ों में उसकी तरफ बढ़ा। भाऊजी, मुझे भी शरबत पिला दो। फकीर ने सपाट लहजे में अमजद को मुखातिब किया। अमजद ने उसे हैरान होकर देखा, जो रेडी पर मौजूद किसी और से नहीं, सिर्फ उसी से मुखातिब था। बला की खामोशी थी फकीर के चेहरे पर और ठहरी हुई सी आंखें। अमजद ने नोट देते हुए रेडी वाले को कहा, बाबे के लिए भी एक गिलास बना दो। रेडी बान ने उसी वक्त गन्ने के रस तैयार करके फकीर को दिया। फकीर ने गिलास होंठों से लगाया ही था
कि एक नागवार तासुर उसके चेहरे पर उभरा, जैसे कोई बहुत ही बदजायका चीज चखली हो। लेकिन साथ ही उसने बड़ी अजीब नजरों से अमजद के चेहरे को गौर से देखा और ग्लास वहीं रेडी पर रख दिया। फिर वही स्पार्ट चेहरा और ठहरी खोजती हुई आंखें अमजद को गौर से देख रही थीं। फकीर ने कहा, बाऊजी, कोई काम है तो बताओ। अमजद तो जैसे ऐसे ही किसी सवाल का मुंतजर था। फौरन उसके मुंह से निकला, बाबा दुआ करो मेरी तरक्की हो जाए। फकीर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अमजद ने बेचैनी से पूछा, वो क्या? फकीर ने कहा, बाऊजी, मुझे 2 बिच्छू ला दो। क्या? 2 बिच्छू? लेकिन वो कहां से मिलेंगे? अमजद ने हैरत से पूछा। मिल जाएंगे, रेलवे रोड देखा है? वहां पटड़ी के साथ जहां बड़ा सा मैदान है, वहां बहुत पुराना बरगद का दरख्त है, वो तो देखा होगा। उसी मैदान में जाना, वहां दरख्त के नीचे बिच्छू मिल जाएंगे, वो कल ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर फकीर मुड़ा और चल दिया। अमजद ने एकदम कहा, बाबा अपना शरबत तो पीते जाओ। फकीर ने मुड़कर अजीब खामोश नजरों से उसे और रेडी पर पड़े हुए इस गिलास को देखा और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। अमजद उसके रवैये से ज्यादा फिक्रमंद न था। उसने खुद को तसल्ली दी, ये लोग पुरस्रार होते हैं, इनकी समझ नहीं लगती। इसके दिल में एक खुशी सी थी। उसे लगता था ये फकीर कोई अल्लाह लोग पुरस्रार है। उसने उससे कोई माल ना मांगा था, 2 बिच्छू ही तो मांगे थे। बड़ी बेचैनी साथ लिए हुए वो घर पहुंचा। अगला दिन तो वैसे भी छुट्टी का था। उसने तहैया किया कि वो उस बरगद के दरख्त वाले मैदान कल जरूर जाएगा। उसने बीवी से कहा कि कोई खाली डब्बा उसको दे दे। अगले दिन सुबह ही सुबह वो जोश और वलवले के साथ रेलवे रोड वाले मैदान की तरफ चल पड़ा। उसे यूं लग रहा था उसकी तरक्की पाने की दिली तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। फिर वो भी अपने सीनियर की तरह बहुत माल बनाया करेगा और उसकी भी खूब ऐश होगी। इन्हीं सपनों को बुनता हुआ वो उस मैदान में पहुंचा तो उसे बूढ़ा बरगद का फैला हुआ दरख्त नजर आया। डब्बा हाथ में पकड़े वो बिच्छू की तलाश में खाली जमीन पर नजरें दौड़ा रहा था। वहां तो उसे कोई बिच्छू नजर ना आया। खुश्क जमीन पर मट्टी ही मट्टी थी। वो आराम आराम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि एक जगह उसे मट्टी की ढेरी में सुराख दिखाई दिया, जहां से बेशुमार बिच्छू उबल उबल कर निकल रहे थे। खुश होकर अपना डब्बा निकालते हुए वो आगे बढ़ा। जो ही उसकी नजर मट्टी की ढेरी के ऊपर पड़ी तो दहशत से उसका हलक खुश्क हो गया। उसे जमीन डोलती हुई और आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। डब्बा उसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। वो एक ही जगह जामिद था और उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। उस मट्टी की ढेरी के दूसरे सिरे पर एक कतबा मौजूद था, जिस पर लिखा था कि यह गनी साहब की कब्र है, जिनका पूरा नाम और तारीख वफात लिखी थी। गनी साहब तो उसके सीनियर अफसर थे और जिनका हफ्ता पहले इंतकाल हुआ था वो तो उनके जनाजे में भी शामिल था। वो गनी साहब जो बहुत ऊपर का माल बनाते थे, वो सारा हराम का माल पीछे छोड़ गए, लेकिन अपनी कब्र में हराम कमाई से बिच्छू भर लिए। कुछ देर के बाद हवास जमा करके वो वापस चल पड़ा। अब सारी बात अमजद की समझ में आई कि फकीर ने क्यों कहा था कि 2 बिच्छू ला दो। बार बार उसके दिमाग में फकीर की आवाज गूंज रही थी, बाऊजी 2 बिच्छू ला दो, 2 बिच्छू ला दो। अब उसे पता चला कि फकीर को 2 बिच्छू नहीं चाहिए थे, वो तो उसे मकाम में इबरत दिखाना चाहता था। अब उसे समझ लगी कि गन्ने का रस पीकर फकीर ने बुरा मुंह क्यों बनाया था, क्योंकि जायके से उसे पता चल गया था कि अमजद की कमाई ही हराम की है। लेकिन यह मुअम्मा था कि फकीर को कैसे पता चला कि गनी साहब उसके महकमे में सीनियर थे और वो फौत हो गए और उनकी कब्र बरगद के दरख्त वाले मैदान में है, जिसमें बेशुमार बिच्छू हैं। इन सवालों का जवाब उसके पास ना था। घर पहुंचने तक अमजद अटल फैसला कर चुका था। अगले दिन उसने अपना इस्तीफा दिया। वो उस हराम की ऊपर की कमाई से बहुत खौफजदा था। उसने बीवी से कहा कि तैयारी करो, हम गांव जा रहे हैं। गांव जाने से पहले अमजद ने उसी मकाम पर उस पुरस्रार फकीर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो ना मिला। गांव जाकर अमजद ने अपनी जमीनों पर हल चलाकर फसल उगाना शुरू की
उसे गम न था कि वो सख्त गर्मी में हल चलाता है, क्योंकि उसे ये यकीन था कि दुनिया की गर्मी से घबराकर वो कुछ देर के लिए साए में बैठ जाता है, थोड़ा पानी पी लेता है, लेकिन उसका रिज़्क हलाल इस हराम की कमाई से लाख दर्जे बेहतर था, जिसके बदले में कब्र में बिच्छू जमा किए जाएं, क्योंकि कब्र तो वो जाए सजा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसको इत्मीनान था हराम की कमाई के बदले में उसने रिज़्क हलाल कमाने के लिए हिर्स और हवस का हिसार तोड़कर मुशक्कत उठाने का जो फैसला किया है वो हर